उनका वही एक बेसुरा राग है कि अवाम ने घबराना नहीं है। हम समझते थे कि अचानक रातों रात तब्दीली आ जाएगी, वो चीज़ नहीं हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तब्दीली सरकार का एक और साल कम हुआ, लेकिन इस साल के कम होने के बाद भी आवाम की मुश्किलात और आवाम के मसाइब का सिलसिला जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो एक मसीहा जिसे हमने बड़ी उम्मीदों, अरमानों, आरजुओं के साथ चुना था, उनका वही एक बेसुरा राग है कि अवाम ने घबराना नहीं है। हालांकि उनके दौरे हुकूमत में उनकी नाक के नीचे हर वो हरबा अवाम पाकिस्तान पर आजमाया जा रहा है कि जिसके बाद घबराना तो क्या, मौत ही इंसान को अगर अपने आगोश में ले ले तो भी कम होता है। नए पाकिस्तान में मईशत तबाह है, बेरोज़गारी का सैल रवां है, बेरोज़गारों के ठट नौकरी की तलाश में धक्के खाते फिर रहे हैं। ताम फैसल वाउडा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गौर नायाब तब्दीली इंजॉय करते फिर रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, आवाम की दस्तरस में कोई चीज़ भी नहीं है। मिनी बजट भी आ चुका है, खैर से नाना करते हुए मिनी बजट आया है और मिनी बजट ने आवाम की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। हर बात पर कोरोना का बहाना किया जाता है, कोरोना आया तो इस वजह से यूँ हुआ तो ये हुआ, दुनिया ने हमारी तारीफ़ की, दुनिया गई चूल्हे भाड़ में। जब हमारे साथ मसाइल हैं तो हम दुनिया का गाना क्यों गाते हैं। कोरोना के बाद जो रही सही कसर होती है वो शरीफों और ज़रदारियों का रोना पीटते करते हुए गुजर जाती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब भी बैठते हैं, मिल बैठते हैं शुगल लगाने के लिए काबीना के साथ, उसके बाद वहाँ से हिदायत यही होती है कि आपने आवाम को बताना है कि पिछले दौरे हुकूमत में, यार पिछला दौरे हुकूमत रोते रोते 4 साल तुम्हें हो गए, कोई खुदा का खौफ करो। लेकिन नहीं, इख्तिदार में आने के बाद तो आदमी अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह खुद ही खुदा बन बैठता है ताकि उसको जड़ से उखाड़ लिया जाए। ये कोई पहले खुदा थोड़ी है माज़अल्लाह। डॉलर जो है वो काबू से बाहर है, बिजली पेट्रोल की कीमतें आपके बस में नहीं है। हर मरतबा IMF की एक नई फहरिस्त थमा दी जाती है और हर मरतबा जी सर या सलाम साहब कह करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके अनमोल रतन आवाम पर नए सिरे से ताज़ियाने बरसाने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आवाम के लिए नसीहत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैंडसम द ग्रेट की यही है कि आपने घबराना नहीं है, ताकि मैं आपकी कमर ही तोड़ डालूँ। बम्पर फसलों का दावा हो रहा है और बम्पर फसलों के बाद एक ज़रई मुल्क पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में गंदम इंपोर्ट हो रही है। और गंदम इंपोर्ट होना असल बात नहीं है, असल बात यह है कि पिछली मरतबा गंदम बहरान के नाम पर आवाम को जलीलो ख्वार करने के बाद ये तब्दीली सरकार इस मरतबा भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफ़गान आवाम को, अफ़गान इन्वर्टेड कॉमास में जो भाइयों हैं, उनको यहाँ से एक मरतबा फिर गंदम का तोहफा गया है। इस पे कहा गया है, पास नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। और अगर अम्मा कुछ इस किस्म की हो तो फिर अवाम के साथ फिर यही सब होता है। स्टेट बैंक को उसकी मुतनाज़ा खुद मुख्तारी का वो जो सिलसिला चल निकला है, आपके ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया है? नो सर, ये बैरूनी एजेंडा है जिस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सिर्फ अंगूठा लगाने के काम आए हैं। इनको ऐसा करना ही था, इनको ऐसा करना ही था। ये दुनिया की तारीख में मेरे ख्याल है खाल खाली हुआ होगा, एटोमन एम्पायर से लेकर के शायद आज ये दूसरी नज़ीर है, ये शायद तीसरी होगी, चौथी नहीं हो सकती इंशाल्लाह, इतना मुझे पता है। स्टेट बैंक को, मरकज़ी बैंक को खुद मुख्तारी दे करके आपने अवाम पाकिस्तान के साथ रही सही कसर भी पूरी कर दी है। और अब बैंकिंग की दुनिया में भी आपका सिक्का चलने का नहीं। IMF से मांग तांग करके वर्ल्ड बैंक से बाकर रज़ा नामी एक अनमोल रतन लाए गए हैं। उन्होंने वही कुछ किया है जो पिछली मरतबा जहां वो थे वहां उन्होंने किया है, तकरीबन कर चुके हैं, लेकिन हमने घबराना नहीं है। वज़रा बदस्तूर अच्छा है, सब अच्छा है कि ढोल ताशे बजाने में लगे हुए हैं, सब बगले बजा रहे हैं क्योंकि फवाद चौधरी बेसर रोज़गार है, हमाद अज़हर को कोई पूछने वाला नहीं है। आप गैस के लिए ख्वार होते हैं तो खुद ख्वार होते रहें, लेकिन ये भी पिछले लोगों की जिम्मेदारी है और हम सिर्फ बयान देने के काम में आएंगे। दोबारा बताता चलूँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज भी गड़े मुर्दे उखाड़ने के तमन्नाई हैं। यहाँ मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान में से अशरफ कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का शो में शिरकत का ज़हमत उठाने पर
खैर मकदम करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाएंगे। अशरफ कुरैशी साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बस सर गला थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि ये तब्दीली सरकार का एक और साल कम हुआ है, एक और साल क्या इंशाल्लाह थोड़े अरसे में तब्दीली सरकार यानी अपना टेनोर पूरा करके ही कम हो जाएगी, लेकिन 500 साल तक हम याद तो करेंगे कि एक हैंडसम आया था, एक सादिक और अमीन आया था, एक नाम निहाद वाली रियासत मदीना आया था जिसने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कसर नफसी का आलम यही था कि कहता रहा कि अवाम ने घबराना नहीं है। सर सवाल ख़त्म हुआ, आप शुरू करें। आज मैं समझा कि मजीद सवाल कोई आने नहीं, वाला सवाल है, हो गया। क्योंकि वजह यह है कि जो भी बात की आपने बड़ी लंबी चौड़ी तहमीद है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी बात करते हैं आप, बिल्कुल आवाम की जो नब्ज़ होती है उस पर हाथ रख के बात करते हैं। बड़ी खुशी होती है कि आपकी ज़बान से वो बातें सुनते हैं जो जनरल पब्लिक कर रही होती है। जाहिर सी बात है कि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर आता है जो आप लेकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं। शुक्रिया सर। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क की जो जब मैं बात करूँगा तो यकीनी बात है माजी का भी जिक्र होगा, हाल का भी होगा और मुस्तकबिल का भी जिक्र होगा। ये आपने जो कहा ना, ये बहुत ज़्यादा सारी सिलसिला हो रहा है, तो बड़ा पूरी कौम को जो है तशवीश है, परेशानी में मुब्तला है। बिल्कुल है, मैं बिल्कुल इस बात से कतई नज़र, क्योंकि सब हम माशरे का हिस्सा हैं और हम सब एक साथ ही फेस कर रहे हैं, कोई अलग अलग फेस नहीं कर रहा कि मेरे लिए जन्नत बनी हुई है और आपके लिए दोज़ख बनी हुई है। सबके लिए एक ही जैसी चीज़ है और सभी फेस कर रहे हैं उसको। लेकिन जब भी होगा ना, जब अगर हम कोई भी चीज़ दुरुस्त करने की तरफ निकलेंगे तो उसके अंदर परेशानियां ज़रूर आती हैं और आएंगी। और ये मुस्तकिल जो है, जब ये तहरीक इंसाफ हमने शुरू की थी तो हम मुस्तकिल आवाम को ये बात कह रहे थे कि परेशानियां ज़रूर होंगी, क्योंकि एहतसाब का वक्त जो है ना, जो एहतसाब के नाम जब एहतसाब शुरू किया जाएगा किसी भी वक्त चीज़ पर, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आप घर से शुरू कर लें, आपके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। आप बाहर शुरू कर लें, मैंने अपने बिज़नेस में देखा, जब मैंने अकाउंटेबिलिटी शुरू की तो बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, क्योंकि लोग नहीं चाहते, उनको एक फ्रीडम, एक आज़ादी चाहिए होती है जो इस माशरे के अंदर बहुत अरसे से जारी थी। तो अभी इसको कंट्रोल करने के लिए आवाम को तो इस बात के लिए, क्योंकि आवाम ये मुकाबला जो था ये आवाम के दरमियान में और पिछली उन करप्ट कुव्वतों के दरमियान में था जो ये समझ रहे थे कि ये हमारा मुल्क है और ये बस हमने इस पर कब्जा कर लिया और अब हमारा यहाँ से कुछ हिला नहीं सकता। इस दरमियान में इमरान खान साहब के जो हम तहरीक इंसाफ जब आई बीच में और उसने चैलेंज किया इन कुव्वतों को, तो आवाम ने इनका साथ दिया, किसी और ने साथ नहीं दिया। और आज भी जो इलेक्शन हो रहा है, जो बाई इलेक्शन हो रहा है या कोई भी इलेक्शन हो रहा है, आप उसमें ये देखेंगे यकीनन अवाम मायूसी की तरफ गए हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनका मुकाबला यह था कि वही 22% लोग अब वोट डालने निकलते हैं, बाकी जो है अब 78% घर बैठ गया है, वो मूव नहीं हो रहा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने जो वोट दे के हम समझते थे कि अचानक रातों रात तब्दीली आ जाएगी, वो चीज़ नहीं हुई है। अब इम्पोर्ट हो रही है, मिसमैनेजमेंट हो सकती है फॉर द टाइम। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, इसलिए कि ये फर्दन डिस्कस करेंगे इम्पोर्ट, मईशत, महंगाई का तूफान। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। हसन मुर्तज़ा साहब, अशरफ कुरैशी साहब ने उज़्र तराशा है कि जब किसी चीज़ को आप ठीक करने के लिए जाते हैं तो परेशानियां होती हैं। उन्होंने घरों की मिसाल दी, अपने ज़ाती बिज़नेस की मिसाल दी। सर गोया उनका ये उज़्र हमें बाय कर लेना चाहिए। 4.25 साल होने को आए हैं, 4.25 साल में सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या तो कोई इंटरनेशनल लेक्चर देने के लिए आते हैं जिसका सर होता है ना पैर, और जो सरकारी तबलची हैं या वो जो खुशामदी एंकरान हैं, वो 2 खान जो किराए पे इस वक्त लिए हुए हुकूमत ने, जो जिनका मुख्तलिफ ईयर टाइम है, लेकिन दोनों मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ करके और मिदद कर रहे हैं मेरे सरकार की। इसके अलावा कोई और नुस्खा है आपके नज़र में जो हमें आप तजवीज़ करें और फिर हम 5 साल तक मज़ीद ना घबराएं? बहुत शुक्रिया जी। देखें नूरुल आरफीन, सबसे पहले तो ये है कि अगर इन्हें बात करो ना तो ये गालियां शुरू कर देते हैं कि ये फलां, ये मुनासिब नहीं है। अब इन्होंने बड़ा ही कहा जी कि साबिक जो थे वो चोर थे, करप्ट थे, वही रट जो पहले हर रोज सुनते हैं। भाई पहले चोर थे या नहीं, उनका फैसला अदालतों ने करना है या इमरान खान की कैबिनेट ने करना है या इमरान ने करना है? वो कौन होता है ये फैसला करने वाला कि फलां चोर है, फलां ये है? जब इदारे मौजूद हैं, इदारों ने बंदे पकड़ने हैं, अदालतों ने फैसले करने हैं, ये कौन होता है ये कहने वाला कि चोर है, फलां है? एक तो ये बिल्कुल बात मुनासिब नहीं है। चोर ये खुद हैं, डाकू ये खुद हैं, लुटेरे ये खुद हैं, बैंक बेचने वाले ये खुद हैं, कश्मीर बेचने वाले ये खुद हैं, और लोगों को ये चोर और डाकू, अगर तो इन्होंने प्रोग्राम में बैठना होता है तो बराए मेहरबानी कोई बात हो जिसकी कोई मंतक हो, लोगों के सामने रोज ये बीन बजाना कि जी फलां चोर था, फलां डाकू था, फलां करप्ट था। आज 4 रुपए तेल महंगा कर दिया है,
कौन से डाकू को इन्होंने सजा दे लिया चोर 4 रुपए तेल महंगा करके? आपने तो कौम को सजा दी है, आपको मुंतखब करने का जो इल्ज़ाम उन पे लगा हुआ है। आपने उनको आज 4 रुपए की मद में पेट्रोल की मद में 4 रुपए का टीका फिर लगा लिया है। आप क्या करने क्या जा रहे हैं? इस मुल्क को आपने उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां पे कोई भी सियासी कुव्वत इसको ठीक करने की पोजीशन में नहीं होगी। खुदा न खास्ता इस मुल्क के साथ क्या आप कोई अलमिया करना चाहते हैं? आप साबका सारों को चोर कहते जा रहे हैं। यार इसमें तो वो लोग भी हैं जिनकी सारा दिन आप तारीफें करते हैं। 40 साल इस मुल्क में फौज काबिज रही है, आप उनको भी चोर कह रहे हैं। आप पाक फौज को भी चोर कह रहे हैं। यहाँ पे कायदे आजम साहब ने भी 1 साल हुकूमत की है, क्या आप उनको भी यही कुछ कह रहे हैं? माज़ल्लाह। आप जब साबका करते हैं तो उसमें कोई तफरीक तो रखें कि आप किसको कह रहे हैं। ठीक आप हो गया। बेशक नाम लेके कह लिया करें, हम नाम लेके कहते हैं कि इमरान खान चोर है, आप भी नाम लेके कह लिया करें। वो आप अंडरस्टूड है, सारे आप लोगों वो को तो सारी अंडरस्टूड है कि सारों आप को कोई चोर कह रहे कहते हैं, जा किसी रहे और को नहीं कह रहे, सर, आप कोई कह रहे हैं। अशरफ साहब आप थोड़ा कोई सा कह रहे हैं, आप कोई कह रहे हैं, अशरफ आप साहब, क्यों कह रहे हैं? अशरफ साहब, पीपल्स सर। पार्टी को कह रहे हैं, नून लीग को कह रहे हैं। अशरफ साहब, बात सर। करते हुए एहतियात क्या करें? अशरफ साहब, सर बात सर करते हुए एहतियात क्या करें? आपको हसन मुर्तजा साहब, चोर है वही आके शोर मचाना शुरू अशरफ कर साहब, दें। प्लीज, ऐसा नहीं क्या करें, अशरफ ऐसा साहब, नहीं करें, प्लीज। बहुत देर बर्दाश्त कर रहे हैं। अशरफ साहब आपकी प्लीज मसला थोड़ा है, सा आपका डेकोरम। प्रॉब्लम है। सर हसन आप मुर्तजा क्या साहब, कह सर रहे हैं? थोड़ा सा आप क्या कर तवक्कुफ रहे की हैं? सदा है। दोनों मौजिज मेहमानों से करके तवक्कुफ छोड़ा की तुम्हारे सदा पास है। आज भी कोई हल नहीं है, आज भी कोई हल नहीं है, आज सर भी लोकपाल का बाजार गर्म किया हुआ है तुमने। अशरफ साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। हसन मुर्तजा साहब, सर थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। माहौल में गर्मा गर्मी कम करने के लिए हम रुजू करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, सर हम बात कर रहे हैं 1 और साल जो कम हो चुका है मौजूदा हुकूमत का, लेकिन अवाम की मुश्किलात सर वहीं की वहीं है। जिक्र फरमाया अभी पीपल्स पार्टी ने, हसन मुर्तजा साहब ने, कि अवाम को एक और तोहफा दिया गया है मेरे सरकार की जानिब से। सर ये पहला तोहफा था और ना ही आखिरी, तो फिर हम सब मिल करके घबरा क्यों रहे हैं सर? पहली गुजारिश तो मेरी नूरुल आरफीन साहब ये है कि आप बतौर एंकर आप देखें, एक यहाँ पे बैठे हैं, एक बतौर मुनसिफ के आपका काम है इस बात को इंश्योर करें कि जिसकी बारी है सिर्फ वो बोले, कोई और मुदाखलत ना करे। सही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई भी और साहब बोलेंगे तो मैं उसमें मुदाखलत नहीं करूँगा, और बाकियों का भी आपको ये यकीनी बनाना चाहिए जी। देखिए गुजारिश ये है कि अभी पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि जब कोई इस्लाह करना चाहे तो फिर ये मुश्किलात तो होती हैं। पहली बात यह है कि क्या वो इस्लाह करना चाहते हैं, ये उसका तो अंदाज़ा इससे होगा सिलेक्शन ऑफ टीम से, टीम का इंतखाब किस तरह उन्होंने किया है। क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो शेख रशीद साहब के ज़रिए वो ठीक करना चाहते हैं, वज़ीर दाखिला है वो, अंदाज़ा कर लें, जिन्होंने पहले बतौर वज़ीर रेलवे एक रिकॉर्ड कायम किया है हादसात का। क्या ये कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का इस्लाह जो है वो फवाद चौधरी साहब फरमाएंगे? क्या पंजाब के हालात जो हैं ये बुज़दार साहब जो है वो ठीक करेंगे? बात यह है कि कौन सी इस्लाह, कौन से ये हालात वो ठीक करना चाहते हैं, वो तो देखें। बात यह है जिस तरह आपने कहा ना कि 1 और साल गुजर गया, ये दौर जो है, ये इमरानी दौर जो है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुद्दों तक याह्या खान के दौर के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो याह्या खान का दौर वो था जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान दौलत हो गया। उसके दौर के बाद ये बदतरीन दौर, स्यातरीन दौर के तौर पर मुद्दों याद रखा जाएगा। हर साल गुजरते साल के साथ 3 साल हो गए इनके, 3.5 साल हो गए। पहले साल जो इन्होंने इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कायम किए महंगाई के, बेरोज़गारी के, बदइंतज़ामी के, अगले साल अपने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ के एक नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। तीसरा साल आया तो उन्होंने पिछले रिकॉर्ड ख़त्म करके उनको तोड़ कर नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, बदइंतज़ामी के, महंगाई के, नालायकी के, बेरोज़गारी के। और इस पर यह है कि अंदाज़ा करें कि इस पर बेहिसी की इंतहा है कि अवाम के मज़ालिम का, दुख दर्द का उनको एहसास भी नहीं है। अंदाज़ा करें कि अवाम की चीखें उन्होंने निकलवा दी हैं। यह है कि नया साल का आगाज़ भी यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यह है कि फिर एक नए इजाफे के साथ, एक नए बम के साथ अवाम के साथ इन्होंने ये देखें ये क्या सलूक कर रहे हैं अवाम के साथ, जिस तरह की ये जिस तरह बेदर्दी के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, और जिस तरह नए इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं महंगाई और बेरोज़गारी के। अवाम ने नूरुल आरफीन साहब इसका बदला लेना है अब वोट के ज़रिए इनसे। और आप याद रखिएगा कि देखें जब भी अवाम को मौका मिला, आप देख लें ज़िमनी इलेक्शन जितने हुए हैं, उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, KP में बल्दियाती इलेक्शन हुए, अवाम ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया है। अवाम ने इनकी पॉलिसीज़ को, इस टीम को,
इनके लीडर को मुस्तरद किया है। और ये कि आइंदा जनरल इलेक्शन में अवाम ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम करना है और इस PTI को बिल्कुल निशान इबरत बना के रख देना है। ये इनकी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पहली बार तो जिस तरह भी इनको मिल गई, ये मुसल्लत कर दिए गए, लेकिन ये इंशाल्लाह ये आखिरी बार भी होगी इनकी। और दूसरी बात जो है, एक मैं ज़रूर गुजारिश करता चलूँ, गंदम का जो बुरान, गंदम की जो कमी है जो बाज़ार नज़र आती है, गंदम की ये बम्पर क्रॉप हुई, ये गंदम की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। नूरुल आरफीन साहब, ये इनकी बदइंतजामी और नालायकी है। सर बिल्कुल, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ, क्योंकि बम्पर क्रॉप जो है ये पूरा एक मौजू है। सर बम्पर क्रॉप पूरा एक मेरा सवाल है, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप काइंडली, मैं आपकी तरफ आता हूं। अशरफ कुरैशी साहब, सर बम्पर क्रॉप पर अभी हम बात नहीं करते, अभी हम थोड़ा सा बेरोजगारी की जानिब चले जाते हैं। सर जिस वक्त कोरोना आया था उस वक्त सदर मुअज़्ज़म ऑन रिकॉर्ड थे, उस वक्त सेकेंड वेव के दौरान 22 लाख लोग इस प्यारे वतन में बेरोज़गार हो गए थे। उन अनमोल रतनों से कता नज़र जिनको संतरी भी नहीं होना चाहिए थे, लेकिन वो बाकायदा उस वक्त भी मंत्री थे और आज भी हैं। सर सिर्फ कोरोना ने लोगों को बेरोज़गार नहीं किया है, आपकी सरकार ने आने के बाद मुख्तलिफ हीले बहानों से कभी डाउन साइजिंग के नाम पे, कभी राइट साइजिंग के नाम पे, कभी पाकिस्तान टेलीविज़न से, कभी किसी और जगह से, कभी किसी और जगह से, और उसके बाद फिर रही सही कसर किसी आज़ाद ने जो है वो पूरी कर दी है। जनाब इमन, पूछना ये था कि जो तब्दीली के सुहाने ख्वाब आपने लोगों को दिखाए थे, आपको अंदाज़ा है कि जो ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हश्र हुआ, मैं हश्र का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे आप बिल्कुल हश्र समझिएगा, ये नविश्ता दीवार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए? देखिए, बात यह है कि एक तो जो गंदम की बात हो रही है कि जी वो अफगानिस्तान भेजा गया। सर काइंडली थोड़ा सा, मैंने पहले सवाल के शुरू में मैंने इस्तदा की थी। जी जी सर। अच्छा चलें, ठीक है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं कि आपको जो है कि वो बेरोजगारी का इजाफा हुआ और चीज़ें हुई, मैंने पहले भी कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि नहीं हुआ है। अगर किसी चीज़ की तरफ, मैंने बार बार ये बात को निशानदेही करता हूँ, और ये जो सारे लोग बोलते हैं ना बड़े कि जी हम बोलेंगे तो आप जो है बात नहीं कीजिएगा, एक तो ये कि तमीज़ में रह के बात करेंगे तो तमीज़ में दायरे में रह के बात सुनेंगे। अगर कोई बदतमीजी करेंगे तो मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि आपका जो बर्डन है वो हम बर्डन जो है वो आपका जो बर्डन है उसी को दो रहे हैं। और ये पता है कि आप जो है एक डिफ़ॉल्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहे थे, आपके रिजर्व 7 बिलियन से ज़्यादा नहीं थे, आज जो है 28-30 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, आप डिफ़ॉल्ट कंट्री से बच चुके हैं। इंटरनली हमारे मामला चल रहे हैं कि हम ऊपर महंगाई में जा रहे हैं, चीज़ें उसको इंटरनेशनली अपने आप को कंट्री को सेव करने के लिए सारा कुछ हुआ। आप जो छोड़ के गए थे वो 7 बिलियन, पहले जो जरदारी साहब छोड़ के गए थे, फिर आपने कर्ज लेके पूरे किए, IMF की शराइत मान के पूरे किए, सब कुछ आपने वही तरीका अख्तियार किया, शराइत माने सब चीज़ें की, लेकिन वो पैसा आप बाहर ले गए सारा का सारा। लेकिन यहाँ पर कम से कम ये है कि आपके 27-28 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व के अंदर मौजूद हैं, आप डिफॉल्ट कंट्री से निकलने आप पोजीशन में नहीं है कि डिफॉल्ट कंट्री की तरफ चले जाएं। अब इंटरनल हो रही है कि महंगाई भी हो रही है, बेरोजगारी भी हो रही है, मैं इंटरनेशनली बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया की, कि वहाँ पे रोजगार के मौके ज्यादा हैं। अगर महंगाई बढ़ती भी है तो लोगों के रोजगार के मौके ज्यादा होते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, कौन होगा जो बैठ के यहाँ पे आवाम के जो है आवाम के उसके साथ आएगा, वोटों के साथ, और उसके बाद ये कोशिश करेगा कि आवाम की दवाई करें। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन होगा, वो फवाद चौधरी थे। देखें, वो एक फवाद चौधरी थे, उन्होंने कहा था कि हम कई लाख नौकरियां तो दे चुके हैं, ये सब बकवास है। अगर आपको याद हो उनका बयान, सर ये लाखों लोगों को आपने नौकरियां दी कब है, किन लोगों को? PTI के ओहदेदारों की बात हो रही थी। नहीं देखें, PTI के तो सारा आज भी वर्कर जो है, PTI का वर्कर तो एक वर्कर मुझे बता दें जो इस बात से मुतमईन हो कि उसको नौकरी इस तरह से मिली हो जिस तरह। सर मैं हल्फिया कह रहा हूं, मैं हल्फिया ऐसे लोगों को जानता हूं, PTI के उन जिम्मेदारान को जो जलसों में इमरान खान की मदद किया करते थे और अब मुल्क छोड़ करके चले गए। 2 लोग मुझसे अभी भी राब्ते में, मैं नाम नहीं लेता, एक बेचारा इस्तांबुल में, तुर्की में अपनी फैमिली के साथ, मैंने पूछा वहां क्या कर रहे हो, कह रहा है भाई वहां रह करके खान की चपरासी की गिरी करने से बेहतर था मैं यहां आकर के किसी पेट्रोल पंप पे जो है झाड़ू लगाता। बिलीव यू, मेरी एक बात सुनिए, देखिए क्राइसिस टाइम के अंदर जो है ना, अच्छे टाइम के अंदर जो लोग आके खड़े हो जाएं और क्राइसिस टाइम में छोड़ के चले जाएं, ये कोई मसला नहीं होता, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ से मुल्क छोड़ के चले गए। हम पहले दिन से तहरीक इंसाफ में थे। सर इमरान खान साहब पे असर कोई नहीं हो रहा ना? ये आपको लग रहा है, ये आपको महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी बातें वो आवाम के सामने नहीं कर सकते, ये जिम्मेदारी है, हल्फ है, तो इसलिए बहुत सारी चीजों को इस पर रखना पड़ता है। मैं मानता हूं कि आवाम को जो है इस वक्त बर्दाश्त आवाम को हो रहा है, लेकिन ये जो नारे लगा रहे हैं ना बैठ के, ये जो बगले बजा रहे हैं,
बोले कुछ नहीं। इनके पास क्या ऑप्शन है, मुझे ये बताएं, इनके पास क्या हाल है सिवाय नारे लगाने के अभी लिए? पूछ लेते हैं, कोई हाल नहीं है इनके पास, ऐसी बातें कर सकते हैं अभी बैठकर पूछ लेते हैं टीवी सर, चैनल के थोड़ा ऊपर। सा वेट कीजिए। हसन मुर्तजा साहब, सर बात लॉजिकल है, मां सिवाय तनकीद करने के अपोजिशन के पास या खासतौर पर पीपल्स पार्टी की अगर बात करूं, हसन मुर्तजा के पास ऑप्शन क्या है इस वक्त? अगर आप इख्तिदार में आते हैं तो आप क्या करेंगे? हेलो जी हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है। हसन मुर्तजा साहब, बड़ा लॉजिकल एक सवाल उठाया है अशरफ कुरैशी साहब ने कि तबर्रा करना आसान है लेकिन हल देना मुश्किल है। सर आपके पास अवाम के इन मसाइल का क्या हाल है? अगर आपका तुक्का लग गया तो आप क्या करेंगे इक़्तिदार में आने के बाद? देखें नूरुल आरफीन, जब भी इस मुल्क में क्राइसिस हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने ही आके मुल्क को संभाला है। अयूब खान के बाद भी, मुशर्रफ के बाद भी, जनरल ज़ियाउल हक के बाद भी और याहिया के बाद भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती थी जब इकॉनमी बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाती थी और यही संभाला देते थे और फिर आगे इंतकाल इक़्तिदार हो जाता था। आज भी पीपल्स पार्टी का अगर आप पिछला दौर देख लें तो हमने उस वक्त 60 लाख लोगों को नौकरियां दी थी। हमने महंगाई, बिल्कुल सही बात है, महंगाई कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन लोगों को रिलीफ दिया जाता है, उनकी मिनिमम वेजेस बढ़ाई जाती हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, उनके पेंशन्स बढ़ाई जाती हैं, लोगों को इसी तरीके से रिलीफ मिलता है, सब्सिडीज दी जाती हैं। अब आज आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कोई नहीं है और प्राइवेट सेक्टर का ये हाल है कि हमारे। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है आपकी ऑडियो जो है वो थोड़ी सी कट रही है। मैं यही सवाल लेकर के डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब के पास जाऊंगा। चीमा साहब, सर सवाल आपने भी सुना, क्या हाल है आपके पास अगर मिसाल के तौर पे अनाने इक़्तिदार आपके पास आ जाती है किसी इंतखाब के या किसी करिश्मे के नतीजे में? देखिए नूरुल आरफीन साहब, अगर तो यह है कि वो तसलसल रहता, 13 से 18 तक हमारी हुकूमत थी, अगर उसका तसलसल रहता, हुकूमत हमारे पास रहती, तो हम ये क्यों नहीं पॉलिसीज़ को जारी रखते। देखिए IMF के पास हम भी गए सर, लेकिन आज की तारीख में आपको अवाम के मसाइल का हल क्या नजर आता है? मेरी गुजारिश सुन ले। हम ये है कि हम, आपको पता है कि IMF और अवाम के दरमियान बफर बन के एक मजबूत चट्टान बन के खड़े रहे। उसके असरात, उसकी शराइत जो हैं, हमने उनका असर अवाम पे नहीं होने दिया। हम ये देखें उस वक्त पूरी इकॉनमी स्टेबल थी, डॉलर स्टेबल था, हमारी करेंसी स्टेबल थी, गैस बिजली पेट्रोल की कीमतें स्टेबल थी, लेकिन इन्होंने तो आगे बेड़ागर्क कर दिया। अब ये है कि जितनी तबाही के ये मुर्तकिब हुए हैं, जितनी डिस्ट्रक्शन इन्होंने की है, जितनी बर्बादी इन्होंने की है ये तब्दीली के नाम पर, उसके बाद कोई भी हुकूमत आएगी उसके लिए असर तमीर करना यह है कि तमाम इदारों को, मईशत को बिलखसूस इतना आसान नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रक्शन का जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इनकी नालायकी की वजह से, बदइंतज़ामी की वजह से इन्होंने तो मुल्क को और शोबे को तबाह करके रख दिया है। अब जो भी हुक्मरान आएंगे उनके लिए बहुत बड़े चैलेंज होंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखें नूरुल आरफीन साहब, देखें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने करके दिखाया है। हम ये एक बेहतरीन टीम लेके आएंगे। जिस तरह मैंने कहा, इस तरह नहीं है कि जिस तरह ये तब्दीली के नाम पर जिस तरह की ये टीम लाए हैं, क्या ये किस तरह ये इनके इखलास का सबूत इससे मिलता है कि किस तरह की टीम का इन्होंने इंतखाब किया। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये बुज़दार साहब के ज़रिए पंजाब के हालात ठीक करना चाहते हैं, ये वजारत दाखिला जो है शेख रशीद साहब को दे के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करना चाहते हैं। आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट वजारतें हैं नूरुल आरफीन साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या ये कि रियासत मदीना का यहाँ पे क़याम जो है इस तरह के लोगों के ज़रिए लाना चाहते हैं जो देखे ताजदार मदीना के लाए हुए निज़ाम की बागी हैं, बिल्कुल लादीनी सोच रखने वाले लोग हैं, इनके ज़रिए यहाँ पे ये मदीने की रियासत का क़याम लाना चाहते हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है या मुझे एक इमीडिएट ब्रेक की कॉल दे दी गई है। डॉक्टर सर एक मुख्तसर सा वक्फा लेना पड़ेगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ी तलखी ज़्यादा हो गई थी। अशरफ कुरैशी साहब, सर बात हुई है डॉलर की। आपको अगर आप चाहें, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब बोर हो जाएंगे, डॉक्टर निसार चीमा साहब वेटरन सियासतदान हैं, वो भी मेरे ख्याल जहमत मुब्तला हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ गुफ्तगू पे ही काम चलाता हूँ। इमरान खान साहब के उस सारे साउंड बाइट्स अपने दिमाग में लाइए जब उन्होंने कहा था कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो फिर हुक्मरान चोर होता है।
कर्जे लेकर के हुकूमत कोई भी चला सकता है, अवाम पर टैक्सेस का निफाज करके तो कोई भी हुकूमत चला सकता है, मज़ा तो तब है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। सर यही था वो इन्वर्टेड कॉमाज में रिलीफ जो इमरान खान साहब अपने बुलंद मकाबिर में बैठ करके दे रहे हैं। वो कसरे वज़ीर आज़म से उन्हें ना अवाम की चीखें नज़र आ रही हैं, ना अवाम की दुआई उन पर कोई असर कर रही है। बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और साहब जो हैं वो साफ इनकार फरमा देते हैं रिलीफ से, बल्कि IMF का बहाना बना करके उज़्र लंग तराश करके और आवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। काबीना अरकान को बाकायदा अखबारात की हेडलाइंस हैं, काइंडली तरदीद मत फरमाइएगा कि नून लीग और जरदारी ग्रुप की या पीपल्स पार्टी की करप्शन की जानिब जो है वो उनको डाइवर्ट किए जाए। सर इस तरह से तो नूरुल आरफीन मेरा ख्याल है बेहतर वज़ीर आज़म हो सकता है। प्रोपेगेंडा अगर करने पे मैं आऊँ तो इमरान खान मुझसे अच्छे तो नहीं साबित होंगे? देखिए आरफीन साहब, अभी जो है ना ये मेरे ये दोनों दोस्त हैं ना जो आप बात कर रहे थे, इनके मंसूबे तो आपने सुनी लिए हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी आप देख चुके हैं। अल्लाह के माफ़ करे कि 20,000 नौकरियाँ इन्होंने नहीं, इनको सुने मैंने सर पहले मुझे जवाब देने दे प्लीज़ काइंड। इन्होंने क्या कहा कि हम तो नौकरियां देते थे, 20,000 नौकरियां स्टील मिल तबाह, PIA 60,000 नौकरियां तबाह, 20,000 घरानों के लिए पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, 60,000 लोगों के लिए पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, इदारे तबाह कर दिए, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। उसके बाद ये फरमाते हैं कि हम IMF से, मुझे बताएं याहिया के दौर में जो कीमतें थी वो भुट्टो दौर में थी, आपने स्टेबल की थी याहिया के दौर की कीमतों को? अगर ये करते तो आप बड़े बड़े हीरो होते। फिर उसके बाद जब आपको इक़्तिदार मिला, उससे पहले नवाज शरीफ का था, उससे पहले मुशर्रफ का था, सब में आप महंगाई लेकर आए और आप ये समझते कि अवाम भूल गई है। आप ही की ये सारी हरकतें थी जिसकी वजह से अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। हाँ, आज जो ये बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था, इमरान खान साहब ने ये कहा था, मैं मानता हूँ, क्योंकि वजह यह थी कि उस वक्त जो सूरत हाल हम समझ रहे थे वो सूरत हाल हकीकतन उससे ज़्यादा भयानक थी, जब क्योंकि ये एक स्टेट का जो है मामला था और वो चीज़ें हमारे सामने नहीं थी, जो चीज़ें सामने आई हैं बाद में। लेकिन जो चीज़ हम करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए हम वादा कर रहे हैं इस बात के लिए कि ये जो टाइम गुजर रहा है ये इंशाअल्लाह ताला राहत का टाइम, ये मुश्किल का टाइम जो है राहत में तब्दील होगा। हर बुरे वक्त का अच्छा वक्त है। सर ये 2 साल पहले इमरान खान साहब ने लतीफा सुनाया था कि अब मुश्किल का दौर निकल गया, अब रिलीफ का दौर है और उस वक्त से हमारी चीखें मैंने आपको बता दिया, इनका मंसूबा तो सुन लें, ये तो किसी को भी रोजगार दे देंगे। नहीं, इनका तो काम ही है। सर मैं आवाम नहीं हूं, मैं डाइवर्ट नहीं, आप इमरान खान ना बने, मैं आवाम नहीं हूं। सर इनके मंसूबे में जाना है आवाम को तो फिर बहुत ही बड़ा नहीं, मैं इनके मंसूबे मैं ये कह रहा हूं, खान साहब ने जो बात की थी, मैंने खान साहब ने जो बात की थी, जो जलसों में बात हुई, तकारीर में बात हुई, बिल्कुल कहा था, मैं नहीं कहता कि उसको नहीं कहा था उन्होंने, तो नहीं किया ना। देखो बात सुनो ना, 3 साल यकीनी बात है, हम ये कहते थे हम फौरन कर लेंगे, हम फौरन रिलीफ दे लेंगे, हम बाहर से जो पैसे आ जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर हम जो है इस बात को नहीं कर पाए। मतलब ये तो मानेंगे कि आप फड़ मार के इख्तिदार में आए थे और यहाँ आने के बाद बारात बिल्कुल ही अलग निकली, ऐसा है? ख्याल में बहुत नहीं, ऐसा थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं। आप पंजाबी फिल्म समझ करके गंडासा उठा करके इख्तिदार में आए थे और आपको लगता था कि आप सब कुछ कर लेंगे। आपके तसल्ली के लिए थोड़ी देर ये बात कर लेते हैं कि हाँ ये था, ऐसा था ऐसा था कि थोड़ा रिलीफ देने के लिए तसल्ली क्या हमने कहा, नारे भी लगाए लेकिन काम भी किया साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रहे हैं और इसका रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा आवाम को, इंशाअल्लाह मिलेगा और जल्दी मिलेगा। इनके पास कोई हल नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना, ये नारे मुझसे ज्यादा, ये तो हमसे भी ज्यादा बुरे नारे लगा रहे हैं। हम तो बड़े अच्छे नारे लगाते थे, कुछ लॉजिक भी थी पीछे, हमने बहुत सारी चीजें दी हैं। हसन मुर्तजा साहब, सर उन्होंने मेरी तसल्ली के लिए ये मान लिया कि ऐसा था, इन्होंने फड़ मार करके इक़्तिदार हासिल किया और वहां उनकी कुछ न चली। सर पूछना मुझे ये था कि ये बिजली पेट्रोल की कीमतें जब पिछले अदवार में कम होती थी तो कंटेनर, बाबाए PTI का अतिया करदा कंटेनर पे एक शख्स खड़े होकर के और ललकार करता था, सिविल डिसोबीडियंस की कॉल देता था, आवाम को वरगलाता था। बगावत का मुकदमा उस पर क्यों नहीं चलाया आप लोगों ने कि वो आवाम को ललकारता था, वरगलाता था, स्टेट के खिलाफ एंटी स्टेट हरकत के जरिए बिल जला दो, ये कर दो और वो कर दो। जनाब मन, कसूर आप लोगों का है, ना कि उस कैरेक्टर का जो बदकिस्मती या खुशकिस्मती से आज कहीं और है। हसन मुर्तजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, बीच में से कट गई थी। मैं गुजारिश करता हूँ जी, मैं नूरुल आरफीन थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा कि याहिया का इन्होंने जिक्र किया और इन्होंने कहा कि अगर ये कीमतें स्टेबल रखते, हमारे लिए कुरैशी साहब काबिले एहतराम है। मैं अगर थोड़ी सी कर गया था तो मैं इनसे माजरत खा हूँ, ये दिल पे ले गए, ऐसी कोई बात नहीं कि हम इनसे, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बात तो है सिर्फ कि रवैये अगर हम बेहतर रखेंगे तो बेहतर होगा। गुजारिश ये है कि याहिया के बाद 4 साल का पीपल्स पार्टी को टाइम मिला और 4 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को स्टील मिल दी, इस मुल्क को ID कार्ड दिया, पासपोर्ट दिया, सारा कुछ दिया। और जिस स्टील मिल का ये जिक्र कर रहे हैं
कि उसका बेड़ा गर्क कर दिया। रिटायर्ड फौजी जर्नैल हर वक्त उस पे मुसल्लत रहे हैं और वहां पे चेयरमैन स्टील मिल जो है वो रिटायर्ड फौजी ही रहा है। अगर बेड़ा गर्क किया है तो उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता? जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है उनसे सवाल तो करना बनता है, लेकिन उधर ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और इनका कोई सवाल नहीं बनता। गुजारिश ये है कि कंटेनर पे खड़े होके जब पेट्रोल की कीमत कम होती थी तो ये कहते थे कि ये ज्यादा कम होनी चाहिए थी, इन्होंने कम की है। और आज हर रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर कहते हैं कि हम पीछे वालों की चोरी जो है उसकी सजा भुगत रहे हैं। ये कतन नहीं है। हमारे पास आज भी प्रोग्राम है, हमारे पास आज भी लोग हैं, इनके पास तो बंदा ही कोई नहीं है। इन्होंने तो अपने वजीर खजाना भी हमारे वाले रेंट पे लिए हुए हैं। उनको कान से पकड़े ना, उन्हें कहें कि जो गलत हुआ है, जो चोरी हुई है, हमें बैठ के बताओ। नैब को तो उनको देना चाहिए, उनसे सारी तफ्तीश होनी चाहिए कि कौन कौन जिम्मेदार है, बताओ, वो खुद इन्हें बताएं। आज ये बातें करते हैं, क्या ये तरक्की अपनी इस टीम के साथ करना चाहते हैं? फवाद चौधरी साहब हो, फैसल वाडा साहब हो, वो दूसरे अपना शिबली फराज साहब हो, ये शेख रशीद साहब हो, या इनके वो एक है वो अफरीदी साहब, पता नहीं क्या शहरियार अफरीदी, वो इस टीम के साथ ये चाहते हैं कि ये तरक्की कर जाएंगे। जिनको बोलने की तमीज नहीं है, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है। वो एक जर्नलिस्ट के बारे में कुछ फरमा रहे थे, उनकी वो वीडियोस भी लीक हुई। क्या ये इस रवैये के बलबूते पे समझ रहे हैं कि हम तरक्की कर जाएंगे और मुल्क जो है वो आसमानों से बातें करेगा? आज ये रोज कहते थे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। आज क्या पूरी दुनिया के अंदर ग्रीन पासपोर्ट की जो इज्जत हो रही है वो हम देख नहीं रहे? बिल्कुल इन्होंने कुरैशी साहब को निकाल दे, ये गुस्सा कर जाते हैं। बाकी सारों ने क्या किया है मुझे ये बता दे सर। अभी पूछ लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब। पॉलिसी इन्होंने कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी दी है, इन्होंने कोई बिल्कुल, लेबर बिल्कुल पॉलिसी ठीक है। दी है, कोई एजुकेशन पॉलिसी है, बिल्कुल कोई ठीक है। हेल्थ पॉलिसी है, कोई रोड मैप दिया है? मैं आपकी तरफ आता हूं, सर। पिछलों का रोना रोते रहेंगे। मैं आपकी तरफ आता हूं। 4 साल गुजरने को डॉक्टर हो गए, निसार चीमा साहब, सर मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जी बिल्कुल आ रही है जी। हाँ, मैंने कंफर्म किया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बुकराती करता रहूं और जो है वो आपको आवाज़ ना आए। सर सवाल जो मैंने हसन मुर्तज़ा साहब से पूछा था, दर हकीकत वो आपसे बनता है। अब मैं रीवर्ड करता हूं उस सवाल को। सुन लिया था जनाब मन पूछ लें, जवाब पूछ लें। जनाब मन, जिस वक्त बाबाए पीटीआई का अतिया करदा कंटेनर लिए एक शाहकार मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की कॉल देता हुआ, बगावत करता हुआ फिर रहा था, उस वक्त आपके हाथ में अनाने इख्तिदार थी, आपके हाथ में कोड़ा था। सर वो थप्पड़ जो लड़ाई के मैदान में दुश्मन के गाल पे नहीं मारा जा सके, वो वक्त गुजरने के बाद अपने ही सर पे नहीं मारना चाहिए? क्या कहते हैं आप? अगर उसी वक्त कुछ किया होता इन्वर्टेड कॉमास में थोड़ी तवाज़ो, तो आज नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। ये बात आपने दुरुस्त कही है, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलती है हमारी। और ये है कि ये देखें, ये इस मुल्क में इस तरह लाकानूनियत के दर्स देने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए और उसका बिल्कुल फौरी तौर पर एहतसाब होना चाहिए, उसको कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए। ये मैं अपनी बिल्कुल किसी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अपनी गलती मानता हूँ। देखें, बात यह है कि जिस तरह गैस और बिजली के बिल जलाकर कौम को सिविल नाफरमानी की कॉल देकर लाकानूनियत पे उकसाया जाता रहा और लोगों से कहा जाता रहा कि आप अपने पैसे बैंकों के ज़रिए नहीं, हुंडी के ज़रिए भेजें। अंदाज़ा कर लें जिस तरह पुलिस पे हमले, पीटीबी पे हमले और कब्ज़े। देखें, बात यह है कि बिल्कुल उस वक्त इनकी गिरफ्त होनी चाहिए थी और ये ताकि ये कि आइंदा के लिए किसी को इस तरह की लाकानूनियत के दर्स देने की, कौम को लाकानूनियत पे उकसाने की जरूरत न होती। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ ये हमारी गलती है। बस ये है कि इसको गलती कहें, रवादारी कहें या मजबूरी, वज़ादारी कहें, जो या चाहे मजबूरी, कहें, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल गलती है या मजबूरी। ये है कि देखिए बात ये जो सर इसे मजबूरी भी कहा जा सकता है, भी है, ये नहीं होना चाहिए था। राइट सर जी। जनाब मन, अशरफ कुरैशी साहब, सर आप क्या जबरदस्त बात की यार। मैं बड़ा 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 एंजॉय करता हूँ इस प्रोग्राम। सर आप एंजॉय करते हैं लेकिन आप मुझसे भी एंजॉय कर रहे हैं ना। आप देखें ना, देखें आरफी साहब, आप देखें जवाब देखें यार, जबरदस्त किस्म का। वो बिल फाड़ा और उसके ऊपर जो है वो हमारे पर जो है वो इमरान खान साहब को जो है सजा नहीं हुई, FIR नहीं कटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त। और लांचों में भर भर के पैसे ले जाएं, पाकिस्तानी पैसा चुराएं और मॉड्यूलों के जरिए बाहर भेज दें,
कोई शनाख्त ना हो, कोई किसका पूछे साबित नहीं, किसका हुआ? कोई साबित किसका हुआ? अरे सारा तो मीडिया ने साबित किया, हमने नहीं, मीडिया किया। नहीं साबित करता। मीडिया ने बताया, मीडिया इल्जाम मीडिया ने लगाता है। अयान अली, मीडिया इल्जाम लगाता है या आपने रिपोर्ट यहाँ पे करता है? लांचों के अंदर जो है No, sir, पैसे no. रिपोर्ट की है, सर, सारी मीडिया दुनिया ने इल्जाम देखा, लगाता है, सब ये दुनिया ने साबित- देखा, दुनिया ने देखा। अभी जो चीज इन्होंने जो सिस्टम बना के गए थे, इतना अनब्रेकेबल सिस्टम जो जरूर था, लेकिन ब्रेक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी जगह पे सारे एविडेंस के साथ मौजूद है, बहुत सारे इल्जाम हो सकता है कि किसको उठाया है? साबित ना हो। सर, किसको कितने उठाया? लोगों को उठाया, एक तो आ ही नहीं रहा जो लंदन गए हुए, किसी तरह भी आने को, जब हम यहाँ नहीं, से नहीं, जब वहां से नहीं, बात नहीं, करते हैं तो वो नहीं, कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। भाई आओ ना, या फेस करो, किसने मना किया नहीं तुम्हें सर, फेस करने के लिए? मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखिए, बिल बात फाड़ने बताऊं। पे मुकदमा बनता है तो पूरा मुल्क को तबाह करने का मुकदमा तो पहले बनता है, और आर्टिकल 6 लगना चाहिए इनके ऊपर, तो सीधा सीधा बराह रास्त मुकदमा तो चलाना नहीं चाहिए था कोई। आर्टिकल 6 लगाते, क्योंकि जो पूरी कौम के साथ ये हशर करके गए, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती थी कौन सा अच्छा, मुकदमा। इस वक्त जो मुल्क के साथ हशर हो रहा है और उसमें मीडिया भी एक हद तक जिम्मेदार है, उन पे आर्टिकल 6 का आर्टिकल 16 लगता है? 6 से बड़ा कोई आर्टिकल नहीं है। 6 से बड़ा नहीं है? अच्छा, आर्टिकल चलो 6 से आर्टिकल बड़ा 6 ही नहीं। लगा दें उस पे। नहीं, मेरे ख्याल में जो है, अगर कुछ ऐसी चीजें हों तो जो है ये अगर यानी आप मुकर रहे हैं, आप बात कह है? रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज मीडिया नहीं की है। मीडिया की बात करो। हाँ। नहीं, मीडिया ने देखिए, मीडिया ने फोकस करके, अगर मीडिया झूठ बोल रहा था तो आपको सबको मना कर ले, अगर आप तरदीद कर लें कि नहीं, ये अगर- अयान अली का केस आप लोगों ने एक्सपोज नहीं नहीं, किया, अयान अली आपने कहाँ जा लांचें रहे हैं आप आप? लोगों ने नहीं दिखाई, किसने दिखाई? आप पूरी अयान दुनिया ने अली पे देखा कहाँ यार। जा रहे हैं? मैं बात मैं कह रहा हूँ वो पैसा लेके किसका जा रही थी अयान अली? यार भाई? अभी पूछ लेते हैं। आप सर, ये पूछिए, अयान किसका अली पैसा कौन है? लेके हसन जा रही मुर्तजा साहब, किसका पैसा जा रहा था? इनका जवाब दे करके आप जरा तसल्ली हाँ, बख्श मुझे इलाज- तसल्ली करवा दें यार, जी जरा सर। प्लीज यार। मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं जी, कुरैशी साहब ही हैं, इनसे पूछ लें। बिल्कुल जी, वो किसका बिल्कुल, मैं तो पैसा आवाम का है? स्पोक पर्सन हूँ। हाँ, किसी अदालत ने, कोई अदालत है जी, किसी ने फैसला करना है। वाह, अब ये वाह, कही जाए, वाह मैं जी, अगर अब वाह। कहता रहूं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजी अलीमा की चोरी नहीं पकड़ी अरे गई। वो कौन सी सरकारी अब ओहदे पे जब थी? आपने अदालत में बात ना ये करी, सर, इस क्या लतीफे मैं में ब्रेक कह है, सकता हूं? यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि वो सरकार नहीं थी इसलिए वो चोरी जायज थी। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, अख्तामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक अजीब व गरीब नादिर शाही किस्म का इंकशाफ जो है वो सरकार की जानिब से किया गया। हसन मुर्तज़ा साहब ने इशारा किया जादुई सिलाई मशीन की जानिब। विंडो मार दो भाई। जादुई सिलाई मशीन की मालिक मोहतरमा आंसा अलीमा खान साहिबा की जानिब उन्होंने निशानदेही की, जिन्होंने अपने हुस्न इंतज़ाम से या अपनी मैनेजमेंट इन्वर्टेड कॉमास में टैक्टिक्स के ज़रिए अरबों रुपए जो है वो कमाए। अशरफ कुरैशी साहब ने ये फरमाया कि वो कौन सा सरकारी ओहदे पे थी। अशरफ कुरैशी साहब के पास ही जाएंगे क्योंकि इस वक्त एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड है। जी नहीं अशरफ कुरैशी साहब, हलीमा बाजी का सब कुछ इसलिए हम बर्दाश्त कर लें क्योंकि वो सरकारी ओहदे पे नहीं थी, मुझे ये ऐसा है? मुझे ये बताएं कि जो सरकारी ओहदे पे ना है बंदा, ना किसी जगह पे, उसको सिर्फ नारे की बुनियाद पे अगर आप उस पर इल्जाम लगाना नारे शुरू कर दें तो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना काहे के लिए किया था? किस बात के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना नहीं किस बात का किया जुर्माना? सर, आप मुकर रहे हैं? नहीं बताए ना मुझे जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना नहीं किया? किस इल्म, मेरे इल्म में नहीं। हाँ नहीं, बता दे मुझे, मेरे इल्म में नहीं हो सकता कि मैं मिस कर गया हूं। अल्लाह अकबर जी। बता दे हसन, कौन सा किस बात पे जुर्माना हुआ तो वो भी बता दे। सर, जादुई सिलाई मशीनों पे, नहीं नहीं, किस बात पे जुर्माना हुआ तो बता दे। जादुई मशीन पे, वो मशीन जो अरबों रुपए प्रोड्यूस करती है, कहां से आया इतना पैसा? बाहर फलाना फलाना। सर उन्होंने अब जवाब क्या नहीं कर दिया रहे वहां पर, हैं? जवाब नहीं दिया। जुर्माना काहे के लिए हुआ था? अगर जवाब तो सुनवाई, पूछ रहा हूं, अगर मैं- जवाब काबिल कबूल था तो जुर्माना काहे के लिए हुआ? मैं मिस किया हुआ। सर, करोड़ों रुपए का जुर्माना हुआ है वजीर आजम पाकिस्तान की हमशीरा पर। बता दे, मेरे इल्म में नहीं है। सर अच्छा, एक बात बता दूं आपको, मुझे मेरे कौम- हाँ। एक बात बताऊं, अगर आपके इल्म में भी होता तो आप कर कुछ नहीं सकते। नहीं मैं बोलता जरूर, वेट कीजिए। मैं एडमिट करता अगर जी, ऐसी बात जी। होती, कोई सुप्रीम कोर्ट ने किया ना तो मैं जी एडमिट कर लेता उस बात को। जी, डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर हलीमा बाजी के बारे में ये कह रहे हैं चूंकि सरकारी ओहदे पे नहीं थी, उसके बाद उनको ये भी नहीं पता कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म का जुर्माना किया है। सर मैं कहीं कोई शरंगेजी तो नहीं फैला रहा, ऐसे ही हुआ था, जुर्माना था? नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। वो तो अरबों रुपए की गैर कानूनी दौलत को लीगलाइज करवाने के लिए उसको जुर्माना किया गया जी। बात ये है कि देखिए, जहाँ भी इरेगुलरिटीज इनसे होगी, जहाँ करप्शन इनसे होगी, उसको रेगुलराइज करने के तरीके ये खुद ढूंढ लेंगे। देखें, बेशुमार लोगों के सर से छत छीन ली गई तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पे, लेकिन बनीगाला का जो इरेगुलर सारा ये कि देख रहे 300 कनाल का जो बंगला है, जो बहुत वसी अरीज जो है, वो जो आपको पता है जिस तरह का है, वहाँ उसको लीगलाइज करने के लिए मामूली सा जुर्माना कर दिया गया। बात यह है कि देखें, जिस तरह आपने कहा कि क्या जो सरकारी ओहदे पे वो फाइज नहीं है उनके लिए करप्शन और चोरी करना, डाके मारना जायज़ है? ये क्या तरीका है? यह है कि ये तो अजीब व गरीब मंतक है। और ये है कि देखें, मुस्लिम लीग नून के बेशुमार लोग हैं, देखें, जिनके खिलाफ इन्होंने केस रजिस्टर करवाए हुए हैं। ये मियाँ शहबाज शरीफ के बेटे यानी हमजा शहबाज
और जब ये जिस दौर के हैं उस वक्त कौन से सरकारी ओहदों पे थे? सलमान शहबाज। फिर ये है कि मरीम नवाज कौन से सरकारी ओहदों पे थी? बेशुमार और लोग हैं, इनकी फैमिली के लोग। मियाँ शहबाज शरीफ की बेगम साहबा के खिलाफ केसेस हैं, अंदाजा कर ले, वो सरकारी ओहदों पे थी। राइट सर, बस गुफ्तगू को सम अप करने का वक्त आ चुका है। सरकारी ओहदा हो या ना हो, जो सर मैं तो जो बददियानती करता है, करप्शन करता है, उसको ये है कि ये बिल्कुल कानून के सामने जवाबदेह होना चाहिए, उसको इंसाफ उसका होना चाहिए, उसको कटारे में लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि जो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हसन मुर्तजा साहब, सर इससे पहले कि मैं इस मौजू को मजीद फैलाऊं, मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बम्पर क्रॉप वाला जो मामला है, बम्पर क्रॉप की बावजूद भी जो दावा किया जाता है, मुतनाज़ा दावा सरकार की जानिब से, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जैसा ज़रई मुल्क इस वक्त गंदुम, हालत यह है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सर बम्पर क्रॉप अगर हुई है तो किसके घर में रख के भूल गए मेरे सरकार, और इंपोर्ट करने की नौबत क्यों आ गई है? और दूसरी जानिब ये अफगान भाइयों की परवरिश जो हो रही है हमारी कॉस्ट पे, ये इत्तेहाद बैनुल मुनाफिकीन की कौन सी इस वक्त कॉल दी गई है? देखें नूरुल आरफीन, पहली बात तो ये है कि हमारी बम्पर क्रॉप हुई कोई नहीं है, और अगर बम्पर क्रॉप किसी जगह हो भी जाए तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंसेंटिव है काश्तकार के लिए, जमींदार के लिए? हुकूमत ने क्या उनको कोई ऐसी उनके लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी दे दी है? क्या आज सोइंग सीजन है, क्या हमें खाद डीएपी मिली? आज यूरिया का टाइम है, क्या हमें यूरिया बाजार से मिल रही है? खुदा की कसम 2500 रुपए लोग उठा के फिर रहे हैं और खाद फिर नहीं मिल रही। आज 9-9 हजार रुपए की डीएपी का बैग लेके लोगों ने डाला है। यार, जब एक आदमी की गंदम की काश्त पर 1 एकड़ पर 40-40 हजार रुपया खर्च आएगा, 50-50 हजार रुपया खर्च आएगा, तो किस तरह वो अपना नुकसान पूरा करेगा? आप उसको या तो कोई सपोर्ट प्राइस दो उसकी, या उसको कोई सब्सिडी दो खाद पर, डायरेक्ट सब्सिडी हो किसान को। आप एक अंदर डाल देते हैं कि ये टोकन निकलेगा तो होगा, ना किसी गरीब का टोकन निकलता है ना। सर मेरा ख्याल है इस पे जवाब ले लेते हैं इससे पहले कि मुझे कॉल दे दी जाए वाइंड अप करने की। जी अशरफ कुरैशी साहब, जो कुछ भी कहा, खुद एक काश्तकार हैं, मेरा ख्याल है उनकी जो बात है उसमें वजन तो है। देखिए एक बात जो है ना, एक बात वो पिछले साहब जो बोल के गए थे कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे जब अली बाजी का जो भी ट्रांजेक्शन हुई, उनकी पर्सनल थी, जो भी मैटर था, लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे। जिन लोगों के नाम लिए उनके वालिद वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, 2 दफ़ा 3 दफ़ा। सर उधर कहां अच्छा, चलेगा, मैं बात खत्म हो जाए ना, जो उसकी बात कह रहे हैं उनका साथ अटैच कर रहे थे। अच्छा जी, ये गंदम की जो शॉर्टेज, जो बम्पर प्राइस है आरफीन, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। जिस वक्त शॉर्टेज हो रही थी उस वक्त एलसी खोली गई इंपोर्ट करने के लिए गंदम की, और इस बात का जो है जाहिर बात है कि मौसम के साथ रिलेटेड होता है कि खुदा ना खास्ता जो क्राइसिस पहले गंदम का हुआ था उसको कवर अप करने के लिए ये एलसी खोल के लेकर आया गया। अब बम्पर प्राइस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अफगानिस्तान का जहाँ तक बेटर है कि वहाँ जा रही है, गंदम जाती है। तो ये देखिए कंधार का अनार हमारे यहाँ शहरों में बिकता है, हमारे यहाँ अमूमन जो है खुबानी और जिस तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है अफगानिस्तान से आते हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ से जाती भी है, जाहिर बात है वहाँ नहीं होती। अफगानिस्तान से होता हुआ असला भी कराची में काफी अरसे तक रहा, उसके ऊपर भी किसी की आंख नहीं खुली। ये कोई जवाब नहीं हुआ सर, बहुत माजरत के साथ। कुछ चीजें वहाँ से आती हैं, पीटीवी पे ये जवाब काबिल कबूल था क्योंकि वो बेचारे वो नहीं सर ये कोई जवाब नहीं हुआ। बात ये है कि यहाँ लोगों को राशन नहीं मिल रहा, यहाँ लोगों को आटा मुयस्सर नहीं है, और आप अफगान भाइयों को मतलब पाल रहे हैं। आप अफगानिस्तान से वोट लेकर के आए। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान के लोगों को आटा मुयस्सर नहीं है, यूटिलिटी स्टोर के नाम पे ख्वार किया हुआ है, और आप अफगान भाइयों की हमदर्दी करने चले। अब तो आटा है, जब शॉर्टेज थी तो शॉर्टेज किधर है? लाइन लगती नहीं देखी यूटिलिटी स्टोर पे आपने? अब तो अब कह रहा हूं कि एक आम आदमी लाइन में लग के जलील हो रहा है बाकायदा। सर क्या हो गया? अभी आटा अब गंदम तक मिलों तक पहुंचेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आटे की हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। आप इम्यूनिटी बुनियाद पे किसी की मदद कर सकते हैं, उससे आपका राशन बढ़ेगा। यार आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? अपनी कॉस्ट पे, अपनी कॉस्ट पे मदद कर रहे हैं। देखिए अपनी कॉस्ट पे नहीं, मैं कह रहा हूं बाटा होता है, कुछ चीजें वहां से आती हैं, कुछ चीजें यहां से जाती हैं। यार थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी निसार चीमा साहब, मुझे सुन रहे हैं आप? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, और मैं इस बात का भी जवाब देना चाहता हूँ। अफगानिस्तान वाला जो मामला है, देखें नूरुल आरफीन साहब, इस मामले में ये बड़ा हसास मामला है, इसको इस तरह ना लिया जाए। देखें ये यहाँ पे जो बाज़ार क्राइसिस नज़र आता है, एक मसनूई सी किल्लत नज़र आती है, ये इनकी नाअहली और बदइंतज़ामी की वजह से है, वरना किल्लत नहीं थी गंदम की। और दूसरी बात यह कि देखें अफ़गानिस्तान में एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, लाखों लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं। इस वक्त यह है कि ये हमारा फ़र्ज़ है उनकी मदद करना, जो है वो कोई जुर्म नहीं है। यहाँ यह है कि अगर हमने गंदम भेजी है तो कोई जुर्म नहीं किया, हमने अच्छा किया है, हमें भेजना चाहिए। हम तो पूरे आलम इस्लाम से कह रहे हैं,
पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि आगे बढ़े, उनकी मदद करें। वहाँ लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। बात यह है कि अगर ये कि इस तरह की नालायक हुकूमत ना होती, ना कौम में यह कि यहाँ कोई कमी महसूस करती कौम, ना मुल्क में कोई गंदम की कोई कैद होता, ना कमी होती, ना यह है कि हम अपने भाइयों के लिए इस तरह बड़े फरावानी से हम मज़ीद गंदम भी बेच सकते थे। लेकिन यह कि मैं फिर कहूँगा कि ये जो भी मसनूई सी किल्लत नज़र आती है, ये कोई गंदम की कमी नहीं है। असल बात यह है कि इनकी अहलियत की कमी है, इनकी बदइंतज़ामी है, इनकी यह कि नालायकी है। सर आपका नुक्ता नज़र भी शुक्रिया के साथ मौसूल हुआ। अशरफ कुरैशी साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब और हसन मुर्तज़ा साहब, तीनों मौज़िज़ीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ज़िंदगी हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।